हेलो फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं हम रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस कंसंट्रेशन टर्म। ये क्या होते हैं? ये ऐसे टर्म्स हैं जो हमारी रिएक्शन में जो सॉल्यूशंस होते हैं उनकी अमाउंट को फिक्स कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। सबसे पहला है आपका मास परसेंट और वेट परसेंट। जैसे वेट परसेंट को बोल सकते हैं हम वेट W/W, मतलब वेट बाई वेट। ठीक है, इसे हम वेट बाई वेट भी बोल सकते हैं, मास परसेंट भी बोल सकते हैं और वेट परसेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तीसरा है वेट बाई वॉल्यूम। फोर्थ है आपका पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम बोलते हैं ppm। फिफ्थ है आपका पार्ट्स पर बिलियन, जिसे हम बोलते हैं ppb। और जो आपका सिक्स है आपका, वो है आपका मोल फ्रैक्शन। और जो सेवंथ है आपका, ये मिट गया है आपका, इरेज हो गया है। तो जो सेवंथ है आपका, ये है आपका मोलैलिटी। ठीक है, ये है आपका मोलैलिटी। और एट्थ है मोलरिटी एंड नाइन्थ है आपका नॉर्मलिटी। ठीक है, तो ये आपके 9 कंसंट्रेशन टर्म हैं जिनको हम 1 बाय 1 क्लियरिटी से पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ और न्यूमेरिकल के साथ करेंगे। ठीक है, तो आप हमारी सारी वीडियो को देखना और लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। न्यूमेरिकल है आपका, जैसे ए सॉल्यूशन is prepared by adding 2 gram of a substance A to 18 gram of H2O. Calculate the mass percent of the solute क्या है हमारा यहाँ पर A, यहाँ पर क्या है, ये रहा A। ये क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, मास परसेंट निकालना है किसका, सॉल्यूट का। अब इसमें सॉल्यूट देखना है, सॉल्यूट कौन है इसमें। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, एक सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसमें ऐड किया जाता है 2 ग्राम ऑफ सबस्टांस ए। 2 ग्राम तो ए है, ए को 2 ग्राम को ए डिफाइन किया है हम यहाँ पर। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनाया है किस से मिला के, 2 ग्राम ऑफ सबस्टांस ए टू 18 ग्राम ऑफ H2O, मतलब कि 18 ग्राम पानी है और 2 ग्राम एक सबस्टांस है। इन दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 2 ग्राम एक सबस्टांस है जिसे हम सॉल्यूट बोलेंगे और 18 ग्राम यहाँ पर वाटर है जिसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, और कैलकुलेट क्या करना है इस न्यूमेरिकल में, मास परसेंट निकालना हमें किसका, सॉल्यूट का। सॉल्यूट क्या है हमारे यहाँ पर, सबस्टांस है एक जो 2 ग्राम है और वो ए है। ठीक है, अब हम मास परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। किसी भी सॉल्यूट का मतलब मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट, यहाँ पर ए लिख दिया है मैंने, इक्वल है, फॉर्मूला क्या कहता था कि मास ऑफ सॉल्यूट, सबसे ऊपर हम यही तो लिखते थे, मास ऑफ सॉल्यूट बटे में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूट जो ए है यहाँ पर, सॉल्यूट है एक सबस्टांस है, उसका मास कितना है यहाँ पर, 2 ग्राम। तो उस 2 ग्राम को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन का मास कितना है। अब सॉल्यूशन किससे बना है हमारा, सॉल्यूशन वहाँ पहले ही बताया था कि ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम एक सबस्टांस है, 18 ग्राम वाटर है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, 2 ग्राम प्लस में 18 ग्राम, क्योंकि इन दोनों से मिलकर ही एक सॉल्यूशन बना है। ठीक है, क्योंकि 2 ग्राम सबस्टांस है, 18 ग्राम वाटर है, इन दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया है हमने। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में लिखेंगे 2 ग्राम प्लस में 18 ग्राम, मतलब 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्लस में 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, और इनटू में 100 रहेगा। तो आगे मैंने ये लिख दिया है आपका 2 ग्राम सॉल्यूट का मास है, प्लस यहाँ बटे में लिख दिया मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट और प्लस में 18 ग्राम ऑफ वाटर। इन दोनों को ऐड करेंगे, आपका कितना आएगा, 20 ग्राम, इनटू में 100 रहेगा ही। तो 2 ग्राम के बटे में 20 ग्राम इनटू में 100। इनको काट पीट के आया है हमारा 10%। तो ये 10% क्या है, मास ऑफ
मतलब परसेंट ऑफ सॉल्यूट। क्या आया ये? परसेंट ऑफ सॉल्यूट। मतलब जो हम क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल में जो पूछा था वो ही यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो जो ए है वो सॉल्यूट है और सॉल्यूट का ही मास परसेंट पूछा है और मास परसेंट कितना आया है आपका 10%। ठीक है, तो एनसीईआरटी का दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि मास परसेंट और कैसे निकाल सकते हैं किसी मॉलिक्यूल्स का। जो ये न्यूमेरिकल है इसमें एक सॉल्यूशन दिया है सोडियम सल्फेट का Na2SO4 जिसका फॉर्मूला है। ठीक है, Na2SO4 ये सोडियम सल्फेट है। अब इसमें इस न्यूमेरिकल में हर एक डिफरेंट एलिमेंट का मास परसेंट पूछा है। ठीक है, इसमें ना तो कोई मास दिया हुआ है किसी भी सॉल्यूट का, सब्सटेंस का, ना सॉल्यूशन का, किसी का भी कोई मास नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये बताया है कि Na2SO4 एक सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के डिफरेंट एलिमेंट के अलग अलग मास परसेंट निकालना है। ठीक है, तो Na2SO4 जो सोडियम सल्फेट है इसमें एक सोडियम एलिमेंट है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, इन तीनों के हमें अलग अलग मास परसेंट निकालने हैं। अब मास परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन सभी एलिमेंट्स के मास पता होना चाहिए कि इनके हम एटॉमिक मास कितने होते हैं। जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है। ठीक है, और सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, सोडियम इसमें 2 क्वांटिटी हैं, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 हैं। यहाँ पर मैंने लिख भी दिए हैं इनके एटॉमिक मास तीनों के अलग अलग। और अब इस पूरे सॉल्यूशन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा या पूरे सॉल्यूशन का मास कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? Na2SO4। ठीक है, अब Na2SO4 का मास कितना रहेगा वो मैंने यहाँ निकाल लिया है। इन सभी का टोटल करके 142 ग्राम आपका आया है। क्यों? क्योंकि सोडियम का 23 होता है और क्वांटिटी कितनी है? 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में सल्फर कितना है? 1, तो इसका 32 ओनली 1 लिख दिया है। प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं? 4 मल्टीप्लाई 16, इसका मल्टीप्लाई 64, 32 अलग अकेला है, 23 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 46, इन तीनों को ऐड किया 142 ग्राम आ गया। ठीक है, अब हमें 1 बाई 1 हर एक डिफरेंट एलिमेंट का मास परसेंट निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे मास परसेंट ऑफ सोडियम, जिसे मैंने शॉर्ट में लिखा है MPC। MPC का मतलब होता है, मैंने पहले ही बताया था, मास परसेंट। तो MPC ऑफ सोडियम, मास परसेंट ऑफ सोडियम। सोडियम का मास परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला हमें वही लिखना है। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा नहीं है, बट मैं यहाँ फॉर्मूला आपको बता देती हूँ कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, एक बार और फिर रिपीट करती हूँ। ऊपर लिखना है आपको मास ऑफ सॉल्यूट के आगे लिख देना है सोडियम, मास ऑफ सोडियम, अपॉन में लिखना है आपको मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में 100। ठीक है, तो 23 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में सोडियम की क्वांटिटी कितनी है? 2 को, उसको 2 को साथ लेके चलना है। 23 मल्टीप्लाई 2 और बटे में 142 इंटू में 100, इसका टोटल करके इसका आया है आपका 32% या 32.5 भी आ सकता है। तो 32% इसका आया है। ऐसे ही मास परसेंट ऑफ सल्फर का निकालेंगे। ऊपर लिखेंगे आपका मास ऑफ सॉल्यूट, जिसमें आपका सल्फर का रहेगा, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन 142 है। मास ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना है? जिसमें आपके हैं सोडियम प्लस में सल्फर प्लस में ऑक्सीजन, इन तीनों का निकाल के 142 आया था, जो कि हमने पहले यहाँ निकाल लिया था। यहाँ पर अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है और मल्टीप्लाई में 100 करना है। इन सल्फर का मास परसेंट आया है 22%। अब निकालना है ऑक्सीजन का मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें 16 इंटू में 4 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। ये मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ ऑक्सीजन, और ये है मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 100, इसका आया है 45%। ठीक है, तो सोडियम का आया 32% और सल्फर का आया 22% और ऑक्सीजन का आया है 45%। ठीक है, तो ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल था मास परसेंट का।
और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको कोई और न्यूमेरिकल करना है तो वो भी आप सॉल्व करके और कमेंट में सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आपका वेट बाय वेट जो मास परसेंट निकालना होता है। 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम H2O, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत इजी है कि 10 ग्राम जो सुक्रोज है आपका डिजॉल्व करेंगे हम 100 ग्राम वाटर पे। ये आपका सॉल्यूट होगा 10 ग्राम। ठीक है, और किस में कर रहे हैं हम 100 ग्राम वाटर में हम इसको ऐड कर रहे हैं। जब 100 ग्राम आपका 10 ग्राम सुक्रोज आपके 100 ग्राम H2O में जब ऐड होगा तो आपका एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन ही तो मिलते हैं आपके। सॉल्यूशन कैसे बनते हैं? जब एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपके ऐड होते हैं। ये आपका सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, और वेट बाय वेट का फॉर्मूला आपको पता ही है, मास ऑफ सॉल्यूट पाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट कितना है आपका 10 ग्राम, ये आपका लिख दिया। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका 10 प्लस में 100, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही तो सॉल्यूशन बनेगा। ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, नॉट सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन कब बनता है? जब दो चीज़ ऐड होती हैं तब सॉल्यूशन बनता है आपका। ठीक है, तो ये सॉल्यूट है, ये आपका सबस्टांस है एक, और ये आपका लिक्विड है। इन दोनों को मिलाएंगे, आपको ऐड करेंगे, तब आपका सॉल्यूशन फाइंड होगा। तो 10 प्लस में 100 आपका कर दिया, इनटू में 100 है। अब 10 100 कितना होता है 110, 110। अब 110 एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब यहाँ पर कितना बचेगा आपका 100/11। ठीक है, अब 100/11 यहाँ पर आ गया। इनको 11 से हम 100 को हम जब भाग करेंगे तो आपका 9.09% आपका आंसर आएगा। ये आपका वेट बाय वेट परसेंट निकल गया। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था। तो ऐसे ही आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये न्यूमेरिकल्स भी समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं और एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आते हैं, और भी मेन जो एग्ज़ाम्स होते हैं नीट जेई में उसमें भी आपके ये एग्जांपल्स देखे गए हैं। तो वहाँ से ये जो न्यूमेरिकल हैं लिए गए हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है कि 10 ग्राम ऑफ NaCl इज़ प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। फाइंड वेट बाय वेट परसेंट इफ़ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज़ 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, क्या है ये न्यूमेरिकल? ये वेट बाय वेट का ही है, जिसे मास परसेंट भी बोल सकते हैं हम, वेट बाय वेट भी बोल सकते हैं और वेट परसेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसी का ये न्यूमेरिकल है। और इसमें क्या है कि जो 10 ग्राम है ऑफ NaCl का जो 10 ग्राम है वो इज़ प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 100 ml का एक सॉल्यूशन है जिसमें ये प्रेजेंट है 10 ग्राम। NaCl का 10 ग्राम मिलाया है 100 ml के सॉल्यूशन में। अब इसमें फाइंड क्या करना है? वेट बाय वेट। वेट बाय वेट का फॉर्मूला आपको पता ही है, मास ऑफ सॉल्यूट एंड पर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इफ़ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1.2 ग्राम पर ml। अब यहाँ पर हमारा फंडा क्या आ गया है कि यहाँ पर डेंसिटी गिवन है। यहाँ पर अगर सिंपल पूछता वेट बाय वेट या फिर मास परसेंट पूछता तो हम सिंपल निकाल देते, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी गिवन है। अब डेंसिटी गिवन है तो हम आगे क्या करेंगे? जो मास ऑफ सॉल्यूट है और मास ऑफ सॉल्यूशन है इनटू में 100 है। अब मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें दे रखा है 10 ग्राम, क्योंकि NaCl आपका एक सबस्टांस ही तो है, एक सॉल्यूट ही तो है जिसका 10 ग्राम मिलाया है 100 ml के सॉल्यूशन में, है कि नहीं? तो ये 100 ml है आपका सॉल्यूशन का, और आपका सॉल्यूट का जो मास है वो 10 ग्राम है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें, जब भी तो हमारा फॉर्मूला आगे बढ़ेगा। अब मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकालेंगे इनटू 100, हमारा यही रहेगा। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर मैंने ऑफ सॉल्यूशन लिखा नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा इस कंपलसरी। मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी होती है आपकी मास पर वॉल्यूम।
ठीक है, क्या होती है डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर डेंसिटी हमारी कितनी गिवन है, 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, ये रही है आपकी 1.2 ग्राम पर ml, ये आपकी इतनी गिवन है। और मास आपका है ही नहीं, मास तो हमें निकालना ही है। और वॉल्यूम कितना है, 100 ml, ml से ml कैंसिल हो जाएगा, ग्राम में हमारी क्वांटिटी बच जाएगी। अब जो 1.2 है आपका, ये मास ऑफ सॉल्यूशन का 1.2 निकल के आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका 1.2 कितना निकल के आएगा, 120। जब 1 पॉइंट को हम काट देंगे तो आपकी एक जीरो पीछे आ जाएगी। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है आपका, ये कितना आया आपका, 120 ग्राम। अब इस 120 ग्राम को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर जो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका फॉर्मूला था। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही लिख दिया था। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका, 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया अभी, वो कितना आया आपका, 120 ग्राम। इनटू में 100 आपका है ही फॉर्मूले में, तो इसको काट पीट कर कितना आया, 25/3। और इसको भी डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 8.33%। तो वेट बाय वेट पूछा है, वेट बाय वेट परसेंट आपका निकल के आ गया 8। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल था, बहुत ही ईजी था, इतना कठिन नहीं था। अगर समझ में नहीं आया हो तो बता सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगी। और वैसे इतना कठिन है नहीं ये। तो दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं आपके। ठीक है, वेट बाय वेट के ही आपके न्यूमेरिकल हैं। और वेट बाय जो वेट है आपका, वो भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसका क्या है। अब है नेक्स्ट आपका नंबर 2, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, जैसे हम V/V% भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जो हम वेट बाय वेट है आपका, वेट हम मास में फाइंड करते हैं, ग्राम में फाइंड करते हैं, तो वहाँ पर हमने मास लिखा था। यहाँ पर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को हम वॉल्यूम में ही लिखेंगे, नॉट वेट या मास नहीं लिखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम आपका ml में होता है, लीटर में होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता चल गया। जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे 7 ml HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, फाइंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना। फाइंड करना है आपका फाइंड V/V परसेंटेज। ठीक है, तो आपको ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जैसे 7 ml HCl है, ये आपका क्या है, सॉल्यूट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट तो है, तो ये जो सॉल्यूट है वो प्रेजेंट है किस में, 100 ml सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन हमें गिवन है और उसका ml भी गिवन है। ठीक है, अब जो 100 ml सॉल्यूशन है वो जो गिवन है इसमें, अब यहाँ पर फॉर्मूले में हम रखेंगे। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, 7 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ml। सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है ना, क्योंकि 7 ml प्रेजेंट है, ऐड नहीं किया। अगर ऐड करते तब हम निकालते। यहाँ पर कह रहा है ये प्रेजेंट है 7 ml, तो 100 हमने यहाँ पर रख दिया। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 7% आपका बच गया। ये आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकल के आ गया। ऐसे न्यूमेरिकल आपको और आए तो आप कर देना। ठीक है, अब देख लेते हैं हम नंबर 3, वेट बाय वॉल्यूम। जो वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, सॉल्यूट आपका मास में आएगा और वॉल्यूम आपका जो सॉल्यूशन है आपका वॉल्यूम में आएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल आप करके देख लेते हैं कि ए शुगर सॉल्यूशन इज 100% वेट बाय वॉल्यूम। एक शुगर का सॉल्यूशन है, कितना है, 100% वेट बाय वॉल्यूम। फाइंड करना है वेट बाय वेट परसेंट। अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन
इज़ 1.25 ग्राम पर ml दी हुई हो। ठीक है, तो शुगर ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका 10% है। अब 10% का मतलब कितना है कि एक 100 ml के सॉल्यूशन 100 ml के सॉल्यूशन में 10 ग्राम जो शुगर है हमने ऐड की होगी। ठीक है, तभी तो आपका 10% आता है, आएगा। निकाल के देख लेना कि जब 10 ग्राम को हम 100 ml के सॉल्यूशन में जब मिक्स करेंगे तब आपका जो वेट बाय वॉल्यूम है वो आपका 10% ही आएगा। ठीक है, क्योंकि एक एग्जाम्पल हमने पहले भी लेकर देखा था जो आपका 7% ऑफ HCl आया था। ठीक है, तो फाइंड करना है वेट बाय वेट। वेट बाय वेट का फॉर्मूला आपको पता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक, अब मास ऑफ सॉल्यूट तो यहाँ पर है, मास ऑफ सॉल्यूट तो यहाँ पर है और मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है आपका डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml, 1.25 ग्राम पर ml इनटू में वॉल्यूम कितना है 100 ml, ml से ml कैंसिल हो जाएगा और 1.25 इनटू में 100, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 125 ग्राम आपका आ जाएगा। और ये क्या निकल के आया, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन को हम यहाँ पुट कर देंगे तो आपका आ गया 10 ग्राम अपॉन में 125 ग्राम इनटू में 100, और इसको सॉल्व करने के बाद 8% आया। तो आपका वेट बाय वेट परसेंट पूछा था और आपका 8% निकल के आ गया। ठीक है, तो वेट बाय वॉल्यूम भी आपका बहुत ईजी है। ऐसा नहीं है कि हर एक न्यूमेरिकल में सिर्फ जो चीज़ न्यूमेरिकल एक ही चीज़ पूछ सकता है, शायद ऐसा भी हो सकता है वेट बाय वॉल्यूम है, जैसे यहाँ वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वेट बाय वॉल्यूम से यहाँ पर वेट बाय वेट पूछ लिया, चाहे तो वेट बाय वेट देखे, वेट बाय वॉल्यूम पूछ ले, तो कुछ भी पूछ सकता है। आपको हर एक फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है, सॉल्व करने हैं, हर एक न्यूमेरिकल को अच्छे से आपको अपने हाथों से सॉल्व करने हैं और माइंड से बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि ए शुगर इज़ 10% वेट बाय वेट। ठीक है, फाइंड वेट बाय वॉल्यूम आ गया ना आपका एक ऐसा न्यूमेरिकल जहाँ पर वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ था, वहाँ पर वेट बाय वेट पूछा था, यहाँ पर वेट बाय वेट दिया हुआ है और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पूछा है। इफ़ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1.2 ग्राम पर ml दिया हुआ है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल का मतलब है कि जो 10 ग्राम शुगर है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपकी मिली हुई है, प्रेजेंट है। ठीक है, अब वेट बाय वॉल्यूम निकालना है। वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है आपका, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वेट है ना, मास सॉल्यूट को मास में लेंगे, सॉल्यूशन को वॉल्यूम में लेंगे। ठीक, इनटू में 100 आपका रहेगा ही। अब मास ऑफ सॉल्यूट आपका दिया ही है 10 ग्राम, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो नहीं दिया हुआ, अब वो निकालना पड़ेगा आपको। इनटू में 100 आपका ये रहेगा ही। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेंसिटी क्या होती है आपकी, मास पर वॉल्यूम। ठीक है, मास पर वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम डेंसिटी दी हुई है हमारी, मास भी दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल हो, अब इसको हम चेंज कर देंगे, इसको यहाँ ले आएंगे और डेंसिटी को नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन का ही तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो इसलिए हमें सॉल्यूशन इसके साथ में लिखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास आपका दिया हुआ है और 1.2 ग्राम आपकी डेंसिटी है। इसको यहाँ से आपका ग्राम से ग्राम कट जाएगा, क्योंकि डेंसिटी आपकी ग्राम पर ml में है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगी और आपका जो ये ml है यहाँ पर ये ml रह जाएगा। ये आपको समझ में आ गया ना, मास ऑफ सॉल्यूशन कहाँ से आया है, मास ऑफ सॉल्यूशन आपका यहाँ से आया है, ये रहा, ये आपका 100 ग्राम, क्योंकि 10 ग्राम सॉल्यूट है जो प्रेजेंट है आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन में। जब ग्राम है पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है तो ये आपका मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 ग्राम आपका यहाँ से आया है। यहाँ से आपका पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आया है 100 के बटे 1.2 ml। ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कहाँ रखेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर ये है, मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम
अपॉन में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी हमने फाइंड किया था वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, इंटू में 100 आपका है ही। अब इसको सॉल्व करने के बाद में 10 इंटू 1.2 12% आता है, ठीक है। तो आपका वेट बाई वॉल्यूम परसेंट कितना आया है, 12%, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल था जिसमें वेट बाय वेट दिया हुआ था और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पूछा था, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ए सॉल्यूशन ऑफ HNO3 इज 5% वेट बाय वेट, फाइंड द मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज इफ डेंसिटी इक्वल है आपकी 1.4 ग्राम पर ml, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 5% वेट बाय वेट दिया हुआ है और यहाँ पर फाइंड क्या करना है, मास ऑफ HNO3 मतलब कि मास ऑफ द सॉल्यूट फाइंड करना है। और वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या है आपका, वेट बाय वेट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और फाइंड क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट। HNO3 आपका सॉल्यूट ही तो है क्योंकि सॉल्यूट आपका कितना आया है 5%, ठीक है। अब ये वेट बाय वेट है, टोटल दिया हुआ है आपका 5%, हम यहाँ पर पुट करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करेंगे तो यहाँ पर x पुट करेंगे और मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकालेंगे कैसे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये कैसे हो गया, क्योंकि डेंसिटी होता है मास पर वॉल्यूम, उसे हम किस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी कितनी है 1.4 ग्राम पर ml इंटू में 100 ml, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है आपका 100 ml। इसको सॉल्व करने के बाद आया आपका 140 ग्राम, ठीक है। क्या आया है, मास ऑफ सॉल्यूशन, नॉट मास ऑफ सॉल्यूट, ये आया है मास ऑफ सॉल्यूशन 140 ग्राम। ये पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। ये 140 हमने यहाँ लिख दिया, इंटू में 100 है ये आपका, तो 5 इक्वल में x अपॉन में 140 इंटू में 100, ठीक है। अब ये 100 और 140 से जो ये आपस में कटेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 2 से करेंगे, 2 7 14 और 2 पंजे 10। अब 5 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 नीचे रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 इक्वल 5x अपॉन में 7, ये मैंने लिख दिया है 5x अपॉन में 7। 7 को इधर लेके जाएंगे तो 7 का 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 5 जा 35 इक्वल में 5x आपका ऊपर रहेगा, ये सेम टू सेम है। अब कैसे होगा, x आपका यहीं रहेगा और 5 को हम 35 के नीचे ले जाएंगे, और जब 5 को 35 के नीचे ले जाएंगे तो इसे 7 बार काट देगा और x बराबर आपका क्या आ गया 7 ग्राम। और x था क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ HNO3, ठीक है। तो मास ऑफ HNO3 कितना आ गया आपका 7 ग्राम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी था, इतना कठिन नहीं था। आई होप आपको न्यूमेरिकल सारे अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, नहीं भी आ रहे हैं तो आप बता देना कमेंट करके, बहुत ही अच्छे से आपको न्यूमेरिकल आ जाएंगे। एक बार आपको करने की ज़रूरत है और नोट्स आप ज़रूर बनाएं, अपने आप से भी करके देखें। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही न्यूमेरिकल, और भी बहुत सारी किताबों से आप ढूंढ ढूंढ के सारे न्यूमेरिकल्स आप खुद करके देखें। जितने न्यूमेरिकल आप खुद करके देखोगे आपको उतना ही समझ में आएगा, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप बता देना। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं नंबर 4 पार्ट्स पर मिलियन। तो जो पार्ट्स पर मिलियन है ppm, इसका मतलब होता है 10 की पावर 6। अब पार्ट्स पर मिलियन हम क्यों यूज़ करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में हम ये देखते हैं कि किसी भी सबस्टांस के हिस्से में, मतलब कि किसी भी सबस्टांस का 10 की पावर 6 10 की पावर 6 इतना हिस्सा है, किसी भी सबस्टांस का ये इतना हिस्सा है 10 की पावर 6, और इस हिस्से में 10 की पावर 6 हिस्से में कितना सॉल्यूट है, तो वो नंबर ऑफ सॉल्यूट हम फाइंड करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं, ठीक है। तो मतलब 10 की पावर 6 में सॉल्यूट को फाइंड करना होता है। तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ppm पार्ट्स पर मिलियन, जिसका फॉर्मूला है ppm इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, ठीक है।
ये इसका फॉर्मूला है, एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं कि ये जो ppm है ये कैसे काम करेगा, क्या फाइंड करेंगे, कैसे हमें निकालना होगा, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें रखनी होंगी। तो जैसे हमारा ये न्यूमेरिकल है आपका, न्यूमेरिकल में क्या है कि O2 इज डिजॉल्व्ड इन H2O, मतलब O2 एक गैस है जिसको हमने पानी में मिलाया है एज 8 × 10⁻⁻4 ग्राम O2 in 100 ग्राम H2O। फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन ppm। अब O2 की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है ppm में, ठीक है, ppm में फाइंड करनी है O2 की कंसंट्रेशन कि O2 कितना मिलाया है, ठीक है ना, कि O2 हमने कितना मिलाया है 100 ग्राम वाटर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है O2 इज डिजॉल्व इन H2O, पानी में हमने O2 को मिलाया है और इतने ग्राम O2 को हमने 100 ग्राम H2O में मिलाया है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करनी है, कंसंट्रेशन, O2 की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। अब ppm, O2 इन ppm का फॉर्मूला हमको पता ही है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 10⁻⁶। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका 8 × 10⁻⁻4 ग्राम, ये सॉल्यूट का मास है। सॉल्यूट क्या है यहाँ पर O2 गैस, ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूट है O2 गैस और सॉल्यूशन है 100 ग्राम वाटर, ठीक है। अब जब हमने मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ रख दिया और मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम यहाँ रख दिया, इंटू में 10⁻⁶ आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर यही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा 8 × 10⁻⁻4 इंटू में 10⁻⁶ और इंटू में 10⁻⁻2। ये -2 कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पर 100 को हम ऊपर ले गए, ऊपर लेके जाएंगे तो ये दो जीरो आपके 10 के पावर के रूप में आ जाएंगी, 10 के ऊपर -2 पावर में आ जाएंगी। जब हम ऊपर नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो पावर माइनस में जाती है, और जब हम ऊपर से नीचे की ओर लेके आएंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में जाएगा, अगर यहाँ पर पावर नेगेटिव में होती तो ऊपर ले जाते समय पॉजिटिव हो जाती, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब जो 10 10 10 3 10 है, तीनों पे पावर है। अब इन तीनों पावर ये तीनों मल्टीप्लाई में है, जब 10 10 मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो एक 10 लिख लेंगे हम 8 × 10 और जितनी भी पावर है उनको ऐड कर देंगे, -4 + 6 -2, ठीक है। इनको सॉल्व करने के बाद 10 की पावर 0 आ जाएगी, क्योंकि 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, प्लस के 4 है माइनस के 4 है, कट जाएंगे 0 बचेंगे, और 10 की पावर 0 1 होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। कितना आंसर आ गया आपका O2 इन ppm 8 ppm, ठीक है। तो कंसंट्रेशन आपकी O2 कितनी आ गई 8 ppm, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ही फाइंड करनी थी, क्योंकि यहाँ पर हमें सॉल्यूट का मास भी गिवन था, सॉल्यूशन का मास भी गिवन था, बस हमें कंसंट्रेशन पूछी थी और वो भी ppm में, तो हमने वो फाइंड कर ली, ठीक है। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था, पार्ट्स पर मिलियन आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि ppm और कैसे काम कर सकता है। दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे दूसरा न्यूमेरिकल क्या है आपका, शी वाटर कंटेन्स 53 ppm ऑफ Na2CO3। Na2CO3 का नाम है आपका सोडियम कार्बोनेट। फाइंड मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन ए ग्लास ऑफ H2O, ठीक है। यहाँ पर ppm दिया हुआ है 53, यहाँ पर ppm फाइंड नहीं करना, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर फाइंड क्या करना है, यहाँ पर Na2CO3 का मास फाइंड करना है, ठीक है। और Na2CO3 जो है वो प्रेजेंट है किसमें, एक वाटर के गिलास में, ठीक है। एक वाटर का गिलास है, पानी से भरा हुआ गिलास है जिसमें हम Na2CO3 मिला हुआ है, और उसका मास हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। जैसे एक गिलास है, अब यहाँ पर मेंशन नहीं दिया हुआ है कि वो गिलास कितना है, 100 ml का है या 200 ml का है या 250 ml का है या ज़्यादा का है,
तो इसमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मेंशन नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में कहीं भी आ जाए जहाँ पर आपको गिलास का मेज़रमेंट मेंशन नहीं हो, तब वहाँ आपको 250 ml लेना है, ठीक है। अगर मेंशन हो तो उसी के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पर मेंशन नहीं था तो यहाँ पर 250 ml मैंने लिया है। 250 ml को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे हम। 1 ग्राम बाई एम एल मल्टीप्लाई 250 ml में कर लेंगे। ml से ml कैंसिल हो जाएगा, आपका 250 ग्राम आपका बच जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ ppm क्या होता है फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10⁶। नंबर ऑफ ppm कितना दिया हुआ है 53, और मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है क्योंकि इसका मास तो निकालना है हमें, सॉल्यूट ही तो है ये हमारा। वहाँ पर हमने लिख दिया x, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 250 ml, क्योंकि गिलास का मेजरमेंट 250 ml का है तो वो भरा हुआ है, प्रेजेंट है इन ए गिलास ऑफ H2O, तो उसका वो मास हो जाएगा 250 ग्राम। इनटू में आपका 10⁶ आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐसे ही रहेगा। अब आगे क्या होगा, x को इधर लेके जाएंगे, 53 को इधर लेके आ जाएंगे। अब 53 और 250 आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 10⁶ आपके बटे में हो जाएगा। मैथमेटिक्स आपका बहुत इजी है, यहाँ से हो जाएगा सॉल्व। इसको सॉल्व करने के बाद में आपका आया 0.013, ठीक है। देख लेना, करके देखना है इतना ही आया है नहीं आया है, ठीक है, अच्छे से करना है। तो 0.013 ये क्या आ गया, मास ऑफ Na2CO3 0.013, ठीक है। तो मास ऑफ Na2CO3 का मास कितना आ गया 0.013, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूट का मास आ गया। और इस तरह से हम न्यूमेरिकल करेंगे। आपको भी और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं और अपने आप कर करके देखने हैं, ठीक है। और तभी आपको समझ में आएंगे, जब तक आप करके नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएंगे, फिर कहोगे मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके माइंड में आपके समझ में आएंगे, ठीक है। और फिर आप अच्छे से कहीं भी कैसे भी कर सकते हो, ठीक। तो अब देख लेते हैं हम नंबर 5 पार्ट्स पर बिलियन। अभी हमने किया था पार्ट्स पर मिलियन, अब करेंगे हम पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। मिलियन का मतलब होता है आपका 10 लाख 10⁶, और यहाँ पर बिलियन का मतलब है 10⁹। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ पीपीबी, बस यहाँ पर 10⁶ की जगह पर 10⁹ आ जाएगा। पीपीएम और पीपीबी में सिर्फ इतना ही फर्क है, ठीक है, सिर्फ 10 की पावर का फर्क है और यहाँ पर कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही न्यूमेरिकल में अगर पीपीएम की जगह पीपीबी आ जाएगा तो सिर्फ यहाँ पर 10⁶ की जगह पर 10⁹ कर देंगे, ठीक है। और फॉर्मूला हमारा वो सेम टू सेम ही है, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹ फॉर पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है NaCl, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है NaCl 5ppb, तो इसका मतलब क्या है कि जो 5 ग्राम NaCl है वो 5 ग्राम NaCl 10⁹ ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन हो या बिलियन हो उसका मतलब यही होता है कि जो 10⁹ है इस वाले हिस्से में इतने भाग में आपके सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है या फिर हमारा कितना सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है। तो 10⁹ ग्राम में यहाँ पर 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपको सॉल्यूट ही फाइंड करना होगा, ठीक है। तो पीपीएम और पीपीबी में सिर्फ इतना ही फर्क है, ठीक है, सिर्फ 10⁶ 10⁹, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। आइए अब देखते हैं हम नंबर 6 मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं और मोल फ्रैक्शन क्या होता है। जो मोल फ्रैक्शन है आपका, मोल फ्रैक्शन को डेनोट करते हैं हम जाई या पर इस तरह से सिंबल से हम इनको डेनोट करते हैं। जो मोल फ्रैक्शन होता है इसे हम जाई बोलते हैं, ठीक है।
अब मोल फ्रैक्शन का हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि मोल फ्रैक्शन का यूज़ वहाँ होता है जहाँ किसी भी सॉल्यूशन में एक से अधिक सॉल्यूट पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूट आपके कितने भी हो सकते हैं लेकिन सॉल्वेंट एक ही होता है, ठीक है। क्योंकि सॉल्वेंट में ही तो सॉल्यूट को हम ऐड करते हैं, जब भी तो हमारा सॉल्यूशन फाइंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन में एक से अधिक अगर जहाँ पर सॉल्यूट होंगे तो हम किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक बीकर बनाया है और उस बीकर में हमारा एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में हमारे 2 सॉल्यूट मिले हुए हैं, ठीक है, जिन्हें हम कंपोनेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। कंपोनेंट मिलाएंगे तभी तो हमारा सॉल्यूशन होगा। ए एंड बी आपके 2 सॉल्यूट हैं, ठीक है। अब जिनको हमने डेनोट किया है Na एंड Nb, ठीक। N का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। क्या मतलब है? N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स A एंड B, ठीक है। और ये दोनों क्या है? हमारे कंपोनेंट। और वैसे क्या हमारे ये सॉल्यूट किस में मिले हुए हैं? सॉल्वेंट में। और सॉल्वेंट मिलके क्या बना दिया है? टोटल एक सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारा एक सॉल्यूशन है। अब मोल फ्रैक्शन हम किसी एक सॉल्यूट का निकालेंगे। जैसे हमारे 2 सॉल्यूट हैं, पहले का निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? जाई ए। ये है आपका मोल फ्रैक्शन ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर सिंबल से भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कंपोनेंट ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। यहाँ पर हम ए भी लिख सकते हैं और या फिर Na, ओनली इस लाइन को ना लिख के Na भी लिख सकते हैं। Na का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, पहले कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स है। और अपॉन में क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स बी। यहाँ पर दोनों के मोल्स को ऐड कर देंगे और ऊपर क्या आएगा? जिसका हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं सिर्फ उसी के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे और नीचे दोनों को ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है पहले कंपोनेंट का फॉर्मूला। ऐसे हम शॉर्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं, जाई ए इक्वल Na के अपॉन में Na प्लस में Nb, सॉरी Na के अपॉन में Na प्लस में Nb। Na क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na एंड बटे में क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम दूसरे कंपोनेंट का निकालेंगे, सेम टू सेम फॉर्मूला रहेगा, बस जहाँ पर ए है वहाँ पर बी आ जाएगा। क्या फ़र्क है? कुछ भी फ़र्क नहीं है। नो टेंशन, डोंट वरी। क्या है? मोल फ्रैक्शन हमें किसी भी कंपोनेंट का निकालना है। वेरी इजी, वेरी सिंपल। क्या करना है? हमें अपना फॉर्मूला पुट कर देना है और जिस भी कंपोनेंट का हम निकालें मोल फ्रैक्शन, उसको हमें वहाँ पर आइडेंटिफाई कर देना है। जैसे हम यहाँ पर ए का निकाल रहे हैं तो हमारा ऊपर ए आएगा, नीचे दोनों आएंगे। अब यहाँ पर हमने बी का निकाला है तो यहाँ पर बी आ गया, ऊपर बी आ गया और नीचे दोनों सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और अपॉन में आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स बी, ठीक है। ये आपके कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन हो गया। तो ये कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन और ये कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम ऐसे किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। और मोल फ्रैक्शन मैंने बता ही दिया था क्यों यूज करते हैं। मोल फ्रैक्शन का यूज वहाँ करते हैं जहाँ सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा सॉल्यूट होते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन न्यूमेरिकल में कैसे काम करता है, ठीक है। तो आइए चलिए, तो आइए हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन का। जैसे हमारा पहला न्यूमेरिकल है 40 ग्राम NaOH 40 ग्राम NaOH प्लस में 54 ग्राम H2O, फाइंड ZiNaOH एंड ZiH2O, ठीक है। अब यहाँ पर 40 ग्राम NaOH का मास दिया हुआ है 40 ग्राम और H2O का मास है हमारा 54 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर फाइंड क्या करना है आपको? ZiNaOH और ZiH2O। पहले हम फाइंड कर लेते हैं ZiNaOH। अब ZiNaOH का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है। क्योंकि हमारा पहला कंपोनेंट है आपका, पहला सॉल्यूट है NaOH, दूसरा सॉल्यूट है H2O। यहाँ पर 2 सॉल्यूट हैं
NaOH है पहला, दूसरा H2O है। ठीक है, अब हम पहले का निकालेंगे NaOH का, तो यहाँ पर NaOH के मोल्स आएंगे और नीचे आएंगे NaOH के मोल्स प्लस में H2O के मोल्स, दोनों को यहाँ पर ऐड करेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, इसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है NaOH 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 प्लस में NH2O। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, किस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। शॉर्ट में भी फुल फॉर्म में भी कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जो हमारा 40 ग्राम ऑफ NaOH है ये तो आपका मास है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले में क्या लिखना है, मोल्स। अब मोल्स कैसे निकालते हैं, अब मोल्स निकालने पड़ेंगे। ये तो आपका मास है, लेकिन यहाँ तो मास नहीं रखना, यहाँ पर रखने हैं नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है आपका गिवन मास। नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालेंगे हम, NaOH का। NaOH का निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास बटे में मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ये मैंने यूट्यूब पे वीडियो पहले ही बना के डाल रखी है, नहीं देखी हो तो आप जाके देख सकते हो मॉलिक्यूलर मास के नाम से। ठीक है, वहाँ जाके आप किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम मोल्स निकाल रहे हैं NaOH का, तो 40 के बटे में कितना, गिवन मास कितना है 40, और मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का 1, तो कितना होगा टोटल 40। तो 40 के बटे में 40 और कितना आ गया 1 मोल। तो NaOH का कितना आ गया, मैंने यहाँ पर निकाल भी रखा है आपका NaOH 23, 16, 1 और 40 आ गया। ये आपका मॉलिक्यूलर मास है NaOH का। और मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ NaOH गिवन मास के बटे में मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास कितना है आपका NaOH का 40 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास कितना आया था, वो भी 40 आया था। 40 के बटे में 40 कितना आया 1, तो कितना आ गया NaOH के मोल कितने आ गए 1 मोल। ठीक है ना, तो NaOH के मोल कितने आ गए आपके 1, तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे हम 1 और नंबर ऑफ मोल्स NaOH यहाँ पर भी लिखेंगे हम 1 प्लस में नंबर ऑफ मोल्स H2O। अब जैसे हमने नंबर ऑफ मोल्स NaOH के फाइंड किए थे वैसे ही हमें अब H2O के फाइंड करने हैं। ठीक है, जब हमारा NaOH के आ गया, अब H2O को फाइंड करेंगे, तब H2O का हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल के यहाँ पर पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में हमारा NaOH आ जाएगा। ठीक है, तो आइए, यहाँ पर स्पेस नहीं है और देखते हैं H2O का मोल्स कितना आता है और उसको हम पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो NaOH के मोल्स कितने आए थे आपके 1। ठीक है, अब हम H2O के निकालेंगे मोल्स। H2O के मोल्स आपके 2 × में 1 + 16 की, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का मास 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। कितना आया H2O का 18 आ गया। ठीक है, तो आपको 18 यहाँ रखने हैं। मोल्स H2O के मोल्स ही तो निकाल रहे हैं हम। अब H2O के मोल्स निकालने का फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है आपका, ये रहा आपका 54 ग्राम। H2O का गिवन मास है क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में 54 ग्राम और बटे में मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। मॉलिक्यूलर मास कितना आया है 18, हमने 18 यहाँ रख दिया, डिवाइड हो गया 3 मोल आ गए। तो H2O के मोल कितने आ गए 3। अब इन H2O और NaOH के जो मोल्स हैं उनको पुट कर देंगे फॉर्मूले में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 1 और बटे में नंबर ऑफ मोल्स NaOH यहाँ भी 1 आएगा, प्लस में H2O के मोल्स कितने आए हैं 3। ठीक है, तो 1 के बटे में 1 प्लस में 3। ठीक, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है 1 के बटे में 1 प्लस में 3। NaOH का फाइंड कर रहे हैं अभी हम, और यहाँ पर कितना हो गया 1/4। 4 से 1 को डिवाइड करेंगे 0.25 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम कर सकते हैं H2O का। अब H2O का जो फॉर्मूला है वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो NaOH आया यहाँ पर H2O आ जाएगा बस। ठीक है ना, यहाँ पर NaOH है, यहाँ पर H2O आ जाएगा। जब हम H2O का फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर H2O आएगा और यहाँ पर भी ये दोनों सेम ही रहेंगे आपके। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O का कितने आए हैं आपके 3 के बटे में 1 प्लस में 4, ये सेम ही रहेगा क्योंकि NaOH का 1 है और आपका H2O का 4 है। तो 3 के बटे में कितना आ गया आपका 5।
ठीक है। और ये कितना आ गया आपका 0.75, ठीक है। तो आपका NaOH के मोल्स निकाल लिए और H2O के मोल्स निकाल लिए, उन दोनों को हमने फॉर्मूले में पुट कर दिए और दोनों के अलग अलग हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। NaOH का मोल फ्रैक्शन कितना आया है 0.25 और H2O का मोल फ्रैक्शन कितना आया है 0.75, ठीक है ना, 0.75। सॉरी, यहाँ पर 4 नहीं 3 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि H2O के मोल्स 3 आए थे। H2O के मोल्स कितने आए थे हमारे 3 आए थे, 1 प्लस में 3 और यहाँ पर आएगा 4। अब 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 0.75 आएगा, ठीक है ना। दोनों के मोल फ्रैक्शन आ गई, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। कहाँ ऐड करूँ, जैसे मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ। जो हमारा ये है NaOH प्लस में H2O दोनों को ऐड कर रखा है ना, हमने मास तो यूज कर लिया। अब इनके मोल्स जो इनके मोल फ्रैक्शन आया है, अब उन दोनों को ऐड करना है। तो उन दोनों को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा NaOH प्लस में H2O और यहाँ पर हम जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.25 प्लस में 0.75, 0.25 प्लस में 0.75, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा 1 ही तो आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 1.00। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया आपका दोनों का, NaOH का भी और H2O का भी, दोनों को ऐड करने पे, ठीक है। समझ में आ गया ना न्यूमेरिकल। हमने क्या किया था, ये हमारा न्यूमेरिकल था, NaOH मोल फ्रैक्शन निकालना था। फॉर्मूला ये है हमारा, फॉर्मूला निकालने पे हमने मोल्स निकाले किसके, NaOH के। NaOH के जब हमने मोल्स निकाले तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास ऑफ NaOH। ये इस तरह से लिखना भी है, सिर्फ सुनना ही नहीं है, और ऐसे ही बिल्कुल एक भी लाइन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो कैसे मोल्स का फॉर्मूला लिखेंगे, मोल्स ऑफ NaOH इक्वल है गिवन मास ऑफ NaOH अपॉन में मॉलिकुलर मास ऑफ NaOH, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला हमें लिखना है और फिर हमें NaOH का मोल्स लिखना है, मास लिखना है। मास कितना है आपका 40 ग्राम और मॉलिकुलर मास कितना आया था 40 ग्राम, वो भी 40 आया था, 40 से 40 कैंसिल हो गया था, 1 मोल आए थे आपके, ठीक है। तो मोल्स ऑफ NaOH कितना आया था 1 मोल, ठीक है। उसको हमने यहाँ पुट कर दिया। फिर हमने ऐसे ही H2O के मोल्स निकाले। H2O के मोल्स निकालने कितने आए थे 3 मोल, ठीक है ना। H2O के 3 मोल आए, उसको हमने यहाँ पुट कर दिया। 1 प्लस में 3 कितना आया 1/4 और 1/4 करने पे हमारा कितना आया था 0.25। ऐसे ही H2O का करेंगे, H2O का करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। यहाँ पर आपका जो मोल्स H2O के मोल्स कितने आए थे 3 के बटे में 1 प्लस में 3/4 3/4 करने पे कितना आया 0.75। और क्वेश्चन में क्या पूछा है NaOH और H2O इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, वो आया आपका 1। तो मोल फ्रैक्शन दोनों का कितना आ गया 1। ये था आपका न्यूमेरिकल, बहुत ही इजी था, सिंपल था, अच्छे से समझ के करोगे तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन का। A solution has 46% weight by weight ethyl alcohol in H2O. Find mole fraction of ethyl alcohol. यहाँ पर सिर्फ इथाइल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH CH3CH2OH, ठीक है। इसे हम इस तरह से खोल के भी लिख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है आपका NC2H5 अपॉन में NC2H5 प्लस में NH2O, ठीक है। अब C2H5 के हमें मोल्स निकालने होंगे और मोल्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास।
गिवन मास कितना है इथाइल अल्कोहल का 46, 46 के बटे में मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा C2H5 का, यहाँ निकाल लेते हैं हमने, यहाँ मैंने निकाल लिया है पहले ही, इसका 46 ही आया है। 46 के बटे में 46 अपॉन में आपका कितना आया 1 मोल, तो C2H5 के मोल कितने आए 1 मोल, ठीक है। 1 मोल को मैंने यहाँ पुट कर दिया है आपका। अब H2O का हमें निकालना है। अब H2O के मोल्स निकालने के लिए हमें इसका मास भी होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास तो 18 है पता है हमें, लेकिन इसका गिवन मास कितना है, गिवन मास हम कैसे निकालेंगे। हमारे न्यूमेरिकल में आपका सॉल्यूशन है H2O में हमने 46% मिलाया है H2O में, ठीक है। तो हमने वाटर कितना लिया है, हमने यहाँ पर मेंशन नहीं है तो यहाँ पर हम 100 मान लेते हैं। तो ये हमारा 100 ग्राम H2O है और मास कितना है 46 ग्राम, ठीक है। ये आपका सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है। सॉल्यूट 46 है और सॉल्वेंट 100 ग्राम है। अब 100 में से 46 को हम माइनस कर देंगे और 54 आपका क्या आ जाएगा H2O का मास आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर कर दिया है, आपका सॉल्यूशन है आपका 100 ग्राम, मास है 46 ग्राम, H2O कितना आ गया माइनस में करके 54 ग्राम आपका आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर H2O का मास हम यहाँ पर गिवन मास पुट कर सकते हैं 54 के बटे में 18 कितने आ गए 3 मोल। अब इस 3 मोल को कहाँ पुट करेंगे, हम यहाँ पर पुट करेंगे 1/1 + 3 1/4, वही आपकी 0.25 वैल्यू आ गई। अब ये तो है हमारी मोल फ्रैक्शन किसका आया है, ये इथाइल अल्कोहल का। अगर मान लो यहीं पर वो H2O का मोल फ्रैक्शन पूछता तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा कठिन बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी सारी वैल्यू हमारी निकल चुकी हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सिर्फ C2H5 की जगह पर H2O रखना होगा। H2O के मोल्स कितने आए थे 3/1 प्लस में 3 और वही आपकी 3/4 आपकी वैल्यू आ जाएगी। 3/4 को हमने डिवाइड करेंगे, आपका 0.75 वैल्यू आ जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे आपका 1 मोल फ्रैक्शन आएगा। और ऑलवेज ये हमेशा नोट करने वाली बात है कि मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 ही आता है और 1 ही आएगा, ठीक है। ये आप बात नोट कर लेना कि मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का 1 ही आता है और ऑलवेज 1 ही आएगा। ओके, अंडरस्टैंड। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7 मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी को हम यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, इसके लिए हम मोलैलिटी का यूज करते हैं, ठीक है। तो मोलैलिटी का हम यूज कहाँ करते हैं, मोलैलिटी का हम यूज वहाँ करते हैं कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। इसका फॉर्मूला क्या है, स्मॉल m मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे कि मोलैलिटी कैसे काम करता है। फाइंड मोलैलिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब यहाँ आपको देखना है न्यूमेरिकल में कि मोलैलिटी तो फाइंड करनी है, ठीक है, जो कि फॉर्मूला है आपका ये। अब यहाँ पर जो 20 ग्राम है 20 ग्राम है, ये आपका सॉल्यूट है, NaOH सॉल्यूट है 20 ग्राम। इसको डिजॉल्व किया है 100 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। यहाँ पर सॉल्वेंट मेंशन नहीं है, सॉल्वेंट फाइंड करना होगा। वो फाइंड हम क्यों करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में यूज भी तो सॉल्वेंट ही हो रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 20 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, 100 में से 20 को माइनस कर देंगे, आपका सॉल्वेंट निकल जाएगा, ठीक है। अब वो सॉल्वेंट कितना निकलेगा आपका 80 ग्राम।
अब 80 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला पुट किया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है NaOH, मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम इक्वल। अब नंबर ऑफ मोल्स, NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। मोल्स किसके निकालेंगे, NaOH के। अब मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स इक्वल होता है मोल्स ऑफ NaOH इक्वल क्या होगा, गिवन मास ऑफ NaOH बटे में मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। अब आपका जो गिवन मास है NaOH का वो कितना है, 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना है आपका इसका NaOH का 40 ग्राम। अब 20 ग्राम बाई 40 ग्राम मैंने यहाँ पर निकाला है NaOH का। 20 बाई 40 कितना आया, 1/2 मोल। तो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना आया, 1/2 मोल। ठीक है, उसको पुट कर दिया हमने यहाँ पर, ये लिख दिया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बताया था मैंने आपको, 80 ग्राम। लिखना किस में है, किलोग्राम में। 1000 का डिवाइड कर देंगे। और सॉल्वेंट निकला कैसे थे वो भी मैंने बताया था आपको, है कि नहीं। कैसे निकला था, देखो सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, सॉल्यूट कितना था 20 ग्राम। मास जो मैंने लिखा है सॉल्यूट है 20 ग्राम। सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आपका सॉल्वेंट फाइंड हो जाएगा। किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दो, इसको काट पीट के हमारा 1/2, 2/2 25। ठीक है, ये आ गया। ये कैसे आया पता है ना आपको, 10 से 10 कैंसिल, और 4 से हम करेंगे तो 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। ठीक है, तो ये 2 से और 25 बार कट गया आपका। ये आपका ये 1/2 है और 25 आपका ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा। 2 से 2 आपका मल्टीप्लाई होगा, 4 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 6.25 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये स्मॉल m में है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हम फाइंड करनी थी। अब मोलैलिटी कितनी आई है, 6.25। ठीक है ना, समझ में आ गया ना न्यूमेरिकल। बहुत ही सिंपल था, 1 बाय 1 हर एक चीज को फाइंड करते जाना है और फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते जाना है। आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, मोलैलिटी का फॉर्मूला था आपका ये। यहाँ पर हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड किया। मास ऑफ सॉल्वेंट हमने फाइंड किया, हमने सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सॉल्वेंट मेंशन नहीं था। ठीक है ना, सॉल्वेंट फाइंड होने के बाद वो हमारा ग्राम में आया था, उसको किलोग्राम में चेंज कर लिया, उसको हमने यहाँ पुट कर लिया, उसको सॉल्व किया और आपका मोलैलिटी फाइंड हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका मोलैलिटी का एग्जाम्पल था, न्यूमेरिकल था, एक क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही नहीं था, ये एग्जाम में आ चुके हैं। एग्जाम के ही क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं मोलैलिटी का। इफ 0.85 ग्राम ऑफ NH3 क्या होता है, अमोनिया गैस, इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। यहाँ 100 ml क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, क्योंकि ml में है ना, ये ग्राम में नहीं है। फाइंड मोलैलिटी इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml। यहाँ पर एक नया फंडा आ गया है, यहाँ पर डेंसिटी दी हुई है। अब डेंसिटी दी हुई है तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन का मास निकालना होगा। ठीक है ना, अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये रहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, NH3। यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूट की जगह पर NH3 क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट NH3 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 का हम मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास कितना है 0.85 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आएगा ये आप निकाल लेना। वैसे इसका 17 आएगा क्योंकि नाइट्रोजन का होता है आपका 14। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 और 3 हाइड्रोजन है, 3 ये हो गई, 14 + 3 17।
तो ये आपका 17 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा आपका 0.85 के बटे में 17, ठीक है। ये आपके आ गए मोल्स ऑफ NH3, जिसको हम जिस वैल्यू को पुट कर देना है यहाँ पर। अब क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर न्यूमेरिकल में देखो मास ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है, नो, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें फाइंड करना होगा। अब मास ऑफ सॉल्वेंट हम पहले एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स में कैसे निकालते थे, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर देते थे, तब हमारा क्या निकल के आता था, सॉल्वेंट का मास निकल के आ जाता था। लेकिन यहाँ पर तो मास ऑफ सॉल्यूशन है ही नहीं, यहाँ पर तो वॉल्यूम है, इसीलिए तो डेंसिटी दे रखी है। यही तो नई चीज़ है। अब क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। पहले मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तब उसे हम सॉलिड को माइनस करेंगे, और जब हमारा सॉल्वेंट फाइंड होगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितनी है, 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। मैंने यहाँ पर निकाली है आपका, ये रहा मोल्स मैंने निकाल लिए थे, ये आपके मोल्स आए हैं। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इनटू में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन ज़रूर लिखना है, क्योंकि जो चीज़ हम यहाँ निकालते हैं वही चीज़ हम यहाँ लिखते हैं। तो डेंसिटी कितनी है, 1.2 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना है आपका 100 ml, है क्या नहीं। तो डेंसिटी आपकी होगी 1.2 ग्राम पर ml, सॉरी यहाँ पर ये मैंने इसको डिवाइड में कर दिया है, ये यहाँ इसके डिवाइड में ना आके ये इसके मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है ना, ml। तभी तो ये ml से ml कटेगा, क्योंकि ये ग्राम पर ml है, ये 100 ml है, ठीक है ना। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद जब ये आएगा, ठीक, तो क्योंकि डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम है ना, तो ये डेंसिटी है और ये 100 ml आपकी वॉल्यूम है, जो कि आपके न्यूमेरिकल में गिवन है, ये आपकी वॉल्यूम है। अब इसको सॉल्व करने के बाद में आपका ml से ml कैंसिल हो जाएगा, ग्राम में आपकी वैल्यू बचेगी। यहाँ पॉइंट को हटाएंगे, इसके बटे में 10 आ जाएगा, और जब एक जीरो से एक जीरो हमारी कैंसिल हो जाएगी। कैसे होगी, जैसे 1.2 है आपका, 1.2 है। अब 1.2 को हम जब पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 10 इंटू में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब जब यहाँ पर 12 और 10 का मल्टीप्लाई होगा, जब 120 आएगा तो 12 धान 120, या 12 10 जा 120, जब आपकी ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है। आगे आपको समझ में तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया आपका 120 ग्राम। अब 120 ग्राम सॉल्यूशन में से आपको कितना माइनस करना है, 0.85 ग्राम, क्योंकि ये आपका सॉल्यूट का मास है, और सॉल्यूट का मास हम सॉल्यूशन में से माइनस करेंगे तभी तो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। तो मैंने इसको यहाँ पर माइनस किया है, मास ऑफ सॉल्वेंट 120 माइनस में 0.85 कितना आया, 119.15 ग्राम, ठीक है। ये ग्राम में आई है, सॉल्वेंट हमें चाहिए किलोग्राम में। किलोग्राम में करने के लिए 1000 का डिवाइड कर देंगे, हमें किलोग्राम में वैल्यू मिल जाएगी। और ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी हैं आपकी। मोलरिटी का फॉर्मूला पुट किया, और यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ मोल्स ये रहे, और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट ये रहा, ठीक है। कैसे कैसे आया है सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अब इसको सॉल्व करोगे आप, और कमेंट में मुझे बताओगे क्या इसका आंसर आया है। सबको करना है, अपने बुक में करके देखना है, और सभी को कमेंट में बताना है इसका क्या आंसर आया है, और ज़रूर बताना है, इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो देख लीजिए आप इस न्यूमेरिकल को, एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे सभी को, और समझ में आने भी चाहिए। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा समझ में आएंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करके देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको करके ज़रूर देखने हैं, ठीक है।